हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th के चैप्टर 2 की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत की भौतिक विशेषताएं। ये जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के भौगोलिक स्वरूप के विषय में। देखिए, पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह आदि जो है स्थलाकृतियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जैसे संगमरमर हो गया, है ना। संगमरमर की कठोर शैल पाई जाती है जिससे कि ताजमहल बना है। जैसे सेलखिड़ी की मुलायम शैलें पाई जाती हैं, है ना। देखिए, मृदा के रंगों में भी भिन्नता यहाँ पे देखने को मिलती है। और अब हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि भारत का निर्माण हुआ कैसे। देखिए, विभिन्न भूगर्भिक काल के दौरान वह अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण और संशोधन हुआ। भूगर्भ शास्त्रियों ने भौतिक आकृतियों का के निर्माण की व्याख्या करने का प्रयास किया और इसमें एक सर्वमान्य सिद्धांत दिया जिसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक थियरी, है ना। ये जो टॉपिक है ये हैरी हेस द्वारा दिया गया है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हैरी हेस ने दिया था, है ना। पृथ्वी पर 200 किलोमीटर तक दृढ़ भूखंड पाया जाता है। इसके अनुसार यह दृढ़ भूखंड 6 भागों में विभक्त है। इंडियन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट्स, अमेरिकन प्लेट्स, पैसिफिक प्लेट्स एंड अंटार्कटिक प्लेट्स, ये 6 भाग हैं, है ना। अब देखिए, भारत इंडियन प्लेट के ऊपर स्थित है। प्लेट टेक्टोनिक थियरी के अनुसार इंडियन प्लेट उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा है। ये कहाँ से टूटा है? ये अफ्रीकन प्लेट से अलग हुआ है। ये जो प्लेट है ये गतिशील है। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया तो दोनों के बीच में टेथिस सागर था। अब आप सोचेंगे कि टेथिस सागर कैसे आया दोनों के बीच, तो थोड़ा सा मैं आपको इसका समझा देती हूँ, ठीक है। एक हुआ करते थे अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर एक जलवायु शास्त्री हुआ करते थे। उन्होंने एक जो है थियरी दी जिसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक जो है छोटी सी जगह, एक पूरे अर्थ पे एक जगह पे एकदम ही जो है जमीन थी और बाकी सब जगह पे क्या था, बाकी सब जगह पे था पानी ही पानी, जल ही जल था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जीवन मतलब धीरे धीरे चीज़ें बदली और कालांतर में ये जो चीज़ था क्या, अर्थ पे महासागर एक पूरा था और वो जो अर्थ पे जमीन का स्पेस था, स्थलाकृति थी, वो थी, उसे पैंजिया कहा इन्होंने। और जो महासागर था उसे पेंथालासा कहा। एक ही महासागर था, एक ही स्थलाकृति थी। देखिए, इसे कार्बोनीफोरस युग में जुड़े हुए थे ये सब आपस में, है ना, जिसे पेंजिया कहा गया स्थलाकृति को। देखिए, वेगनर महोदय ने बताया कि पेंजिया की जो आंतरिक संरचना थी उस वह 3 परतों में थी। इसमें से एक जो सबसे ऊपरी परत थी उसे ऊपरी स्तर उसे सियाल कहा गया है। उसका घनत्व कम था और सीमा जो है उसके बाद का आता है पोर्शन, वो मध्यवर्ती स्तर है। वहाँ पे जो प्लेस था वहाँ पे घनत्व ज़्यादा था। उसके नीचे आता है नीफे जो कि केंद्रीय स्तर है। अब देखिए, सियाल का घनत्व कम था और सीमा का घनत्व अपेक्षाकृत ज़्यादा था। इसके चलते सियाल बिना रुकावट के सीमा पर तैर रहा था, है ना, जिसे प्रतिवर्ष वो 1 या से 2 सेंटीमीटर तक खिसकता है, ऐसा माना जाता है। स्थलाकृति है ना, तैरता है क्यों? क्योंकि वहाँ कम घनत्व वाला है तो इसलिए डूब नहीं सकता है। समझ रहे हैं आप? तो देखिए, पेंजिया का उत्तरी जो भाग था उसे लारेसिया कहा गया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। अब लारेसिया में कौन कौन से प्लेस आते हैं? एक आता है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से प्लेस आते हैं? दक्षिणी अफ्रीका आता है, दक्षिणी अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, इसके सिवा भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। समझ रहे हैं आप? तो बाद में पेंजिया का विखंडन हो गया और लारेसिया और गोंडवाना लैंड अलग अलग हो गए। मध्यवर्ती भाग में पानी घुस गया, उसे ही कहा गया टेथिस सागर। आई होप अब आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तभी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब आपको पता होगी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है ना, तब आप प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को समझ पाएंगे इजली। तो ये ब्रीफ था थोड़ा सा कि कैसे अलग हुआ, टेथिस सागर कैसे बना। अब मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पे था पेंजिया, ये पूरा स्थलाकृति है, ठीक है, ये पेंजिया था यहाँ पे।
और ये पूरा था महासागर था पूरा, उसे पैंथालासा कहा गया, जैसे पैसिफिक है। अब याद रखिएगा कि जो पैंथालासा महासागर है उसका इस समय सबसे जो बड़ा भाग है वो है कौन सा, वो है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब देखिए दोनों अमेरिकन महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वो लारेंसिया से टूटकर अलग हुआ, और दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप वो जो है गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हो गया। ठीक है, ये दोनों पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए जिससे अंध महासागर का निर्माण हुआ, है ना। जब यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में आपको अंध महासागर दिखेगा। आप मैप के साथ पढ़ा कीजिए जिससे आप इजीली उसे रिलेट कर पाएंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। जब महाद्वीप भारत अफ्रीका से टूटकर उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ तो हिंद महासागर का निर्माण हुआ, है ना। जैसे ये तो आप अभी इसे देखिए आप कि ये यहाँ पे स्थलाकृति जब ये टूटी और अलग अलग बिखर गई तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तो स्पेस बच गया, और जहाँ जहाँ स्पेस बचता गया वहाँ पानी घुसता गया, और जैसे जैसे पानी घुसता गया वहाँ पे जो है किसी न किसी सागर महासागर का निर्माण होता गया, है ना। सेम यही चीज़ हुआ था। जो वेगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसको जो मैंने आपको छोटा सा नॉलेज दिया है इसका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इसको और अच्छे से और डिटेल में मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी, है ना। तो आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब देखिए महाद्वीपों के चारों दिशाओं में अतिक्रमण के चलते स्वाभाविक रूप से पैंथालासा बहुत संकुचित हो गया, उसका अवशेष भाग प्रशांत महासागर बन गया। इसे आप नोट कर लीजिए, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है टूट टूट के अलग हुआ। अब इसी में क्या होता है कि क्योंकि वेगनर महोदय तो जलवायु शास्त्री थे, बहुत सारे प्रमाण तो उन्होंने सही दिए लेकिन बहुत सारे प्रमाण उन्होंने सही नहीं दिए, मतलब कुछ कहीं कहीं पे डाउट्स उत्पन्न हुए। जहाँ पे डाउट पैदा हुआ वहाँ पे आया हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थियरी, जो कि बेस्ट मानी गई, है ना। जैसे कि यूरेशियन प्लेट से टकरा गया तो दोनों के बीच में टेथिस सागर हुआ, जिसमें वलन होने लगा और हिमालय की उत्पत्ति हो गई, है ना। वलन होने लगा और उससे क्या हुआ कि हिमालय की उत्पत्ति हो गई। जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो अभिसारी जो है परिसीमा का निर्माण करती हैं, ठीक है। और प्लेटों की गति का कारण क्या है कि प्लेटों के अंदर और बाहर दबाव उत्पन्न होता है, परिणाम स्वरूप वलन भ्रंश ये सब उत्पन्न होता है। इस अब वलन और भ्रंश के कारण क्या उत्पन्न होता है, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, है ना। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये दो प्लेट्स हैं। जब ये इस तरीके से एरो मतलब कि इधर इधर आपस में सट रही हैं, है ना, इस तरीके से आपस में ये सट रही हैं, आप इसका सिंबल देख के समझ रहे हैं। तो इस क्रिया को अभिसारी परिसीमा कहते हैं, ठीक है। वहीं पे जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तब क्या होता है कि अपसारी परिसीमा का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि ये वही प्लेट्स हैं, बस ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो क्या हो रहा है, अपसारी परिसीमा का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब वे या तो टकरा जाती हैं या फिर एक दूसरे से फिसलकर दूसरी के नीचे चली जाती है। मतलब क्या होता है कि या तो ये टकरा जाएंगी आपस में, है ना, बराबर पे तो ये टकरा गई, या तो जो है अलग हो जाएंगी, मतलब नीचे किसी न किसी के नीचे कोई ना कोई प्लेट घुस जाएगी, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। देखिए कभी कभी एक दूसरे के साथ क्षैतिज क्रिया की गति भी कर सकती हैं और इससे इस तरह से क्या होता है कि रूपांतरण परिसीमा का निर्माण होता है ना, इससे रूपांतरण परिसीमा का भी निर्माण होता है। अब आप बोलेंगे गोंडवाना लैंड क्या है। देखिए सबसे प्राचीन भूभाग है ये, क्षेत्र कौन कौन सा है इसका मैंने अभी आपको बता दिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इसके सिवा जो है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। आई होप अब आपको अच्छे से ये सब क्लियर हो रहा होगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं भारत के मुख्य भौगोलिक वितरण के विषय में, यानी थोड़ा थोड़ा समझिए कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, इसके सिवा भारतीय मरुस्थल, फिर तटीय मैदान और द्वीप समूह, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
ओके, इन मैप्स को थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर आप चाहें तो जब आप नोट्स बनाइएगा तो यहाँ पे ये मैप्स दोनों बना दीजिएगा, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो बस मैप देख के याद हो जाएंगे और मैप आपको याद रहेंगे, है ना। अब सबसे पहले हम हिमालय पर्वत की बात कर लेते हैं। हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी सीमा पर फैली है। वलित पर्वत श्रृंखला है ये, जो पश्चिम से पूर्व दिशा में है ना। सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है ये। 2400 किलोमीटर लंबाई है इसकी। कश्मीर में चौड़ाई इसकी है 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर। आप ध्यान रखिएगा, आप देख रहे हैं कहीं कश्मीर में ज़्यादा है 400 और वहीं अरुणाचल प्रदेश में 150 है। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो हिमालय है वो जब इस एरिया में आता है इधर, तो हिमालय की जो तीनों मुख्य श्रेणियां हैं वो आपस में जो है उसी इतनी सक्रिय हो जाती है कि पता भी नहीं चलता है ना, पता भी नहीं चलता। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बात करूंगी कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के बारे में। थोड़ा सा है, 2 लाइनें आप अच्छे समझ लेंगे कोबर ने क्या कहा है भूसन्नति सिद्धांत में अपने। देखिए, कोबर के अनुसार हिमालय के स्थान पर पहले टेथिस भूसन्नति थी। ध्यान रखिएगा, उन्होंने टेथिस सागर का नाम नहीं लिया है, उन्होंने टेथिस भूसन्नति का नाम लिया। टेथिस भूसन्नति। कोबर के अनुसार दोनों भूखंडों में बहने वाली नदियों ने लंबे समय तक टेथिस सागर में अवसादों का निक्षेपण किया, जिससे टेथिस भूसन्नति में मलबा जमा हो गया और जो कि धीरे धीरे चट्टानों में परिवर्तित हो गया। जैसे जैसे दबाव बढ़ने लगा, टेथिस भूसन्नति में अवतलन होने लगा। ठीक है, उससे क्या हुआ कि जिससे टेथिस भूसन्नति में और ज्यादा जगह बन गई और मलबा इकट्ठा होने लगा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे पाटते गए वो दबता चला गया, उसमें और जरूर जगह हो गई, तो और नदियों ने पाटा और दबा नीचे, इस तरीके का चीजें होती गई। ठीक है, कहने का मतलब है आयतन यानी जगह बनता गया, है ना। मलबा इकट्ठा होता गया, आयतन बढ़ता गया यानी जगह बढ़ता गया। कोबर के अनुसार एक समय ऐसा आया जब टेथिस भूसन्नति में सिकुड़न होने लगा, जिससे उसमें जमा अवसादित चट्टान में मोड़ पड़ने लगी। कोबर के अनुसार मोड़ पड़ने की क्रिया दोनों किनारों पर अधिक हुई, जिसके बीच का जो भाग है वो समतल रूप से ऊपर उठ गया। यही है हिमालय, है ना। ये हिमालय की बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि देखिए टेथिस भूसन्नति की मैं बात करूं अगर आपसे, इस तरीके से आप समझिए कि इस तरीके से मान लीजिए टेथिस भूसन्नति थी अफ्रीका से तोड़कर, टेथिस भूसन्नति की मैं बोल रही हूँ, गोंडवाना लैंड की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से गोंडवाना लैंड था जो कि तोड़कर आया था। कहाँ से टूटा था? ये अफ्रीका से टूटा था। तो टूटकर दोनों भूखंडों में के बीच में नदियां बहती थी और इस तरीके से, है ना, इस तरीके से टेथिस में गिरती थी नदियां। यहाँ पे था, यहाँ पे एक दूसरा जो है स्थल था, उसे अंगारा लैंड कहा जाता है ना। आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो हिमालय का ट्रांस हिमालय वाला पार्ट है, यानी कि आपको याद होगा कि यहाँ पे 3 जो है, काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है ना। काराकोरम उत्तर में, मध्य में लद्दाख और जास्कर है दक्षिण में। ये जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये अंगारा लैंड, ये वहाँ पे पहले से ही था। वृहद हिमालय जो है हिमालय का पार्ट है, इसके ऊपर ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है। वृहद हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणियां, ये हिमालय का पार्ट है। और वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियां ये तीनों ही सक्रिय हो जाती हैं। कहाँ पे सक्रिय हो जाती हैं? इस एरिया में सक्रिय हो जाती हैं, है ना। पता ही नहीं चलता कि कौन सा शिवालिक है, कौन सा कौन सा वृहद हिमालय है। ठीक है, इनका जो निर्माण है ट्रांस हिमालय का, वो हिमालय से पहले हुआ है। इसके बारे में अभी आते हैं, बाद में बात करते हैं, पहले आप इतना समझ लिए ना। अब देखिए, हम बात कर रहे थे हिमालय के बारे में, तो देखिए एंड्रिच, रॉकी, ग्रेट डिवाइन रेंज, ये सभी पर्वत उत्तर दक्षिण की दिशा की में विस्तृत हैं। कौन कौन से? एंड्रिच हो गया, रॉकी हो गया, ग्रेट डिवाइन रेंज। चलिए तीनों बताइए किस किस जगह पे स्थित है, कहाँ कहाँ किस किस देश में पड़ते हैं? एंड्रिच, रॉकी और ग्रेट डिवाइन रेंज। इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, हिमालय की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर में स्थित नंगा पर्वत सबसे पश्चिमी चोटी से लेकर के तिब्बत पठार में नमचा बरवा पर्वत जो सबसे पूर्वी चोटी है तक 2500 किलोमीटर तक लगभग इसकी लंबाई है। यह एक नवीन मोड़दार पर्वत है, यानी वलित पर्वत है।
पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक है, पूर्व में सकरा है, पूर्वी हिमालय अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है, और जो हिमालय का आकार है वो चापाकार है यानी धनुषाकार है। ठीक है, इस तरीके से देख रहे हैं ना, इस तरीके से है ना। उसके बाद ये इस तरीके से झुक जाता है नीचे की तरफ। हिमालय का जो क्षेत्रफल है उसकी बात कर लेते हैं, वो कितना है, तो देखिए 5 लाख वर्ग किलोमीटर हिमालय का क्षेत्रफल है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है, तिब्बत पठार के उत्तर में क्यूनू पर्वत श्रेणियां हैं। कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं तिब्बत के पठार के उत्तर में? क्यूनू पर्वत श्रेणियां। हिमालय अपने पूर्व पश्चिम में दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाता है, इसी को दक्षिणवर्ती मोड़ करते हैं। ठीक है, यही नीचे जाता है तो इधर पे फिर जैसा डूबा हुआ जगह जगह पे है, यही तो है ना। कौन सा बताइए, हमारा ही तो है प्लेस यहाँ पे। एक है कोको पर्वत जो कि किसका है, म्यांमार का है, बाकी का अंडमान निकोबार हमारा ही तो है ना, भारत का ही जो है पर्वत श्रेणियां है, वहाँ पे द्वीप समूह है ना। देखिए हिमालय के पश्चिमी छोर पर दक्षिणवर्ती मोड़ है, वहाँ पाक का सुलेमान और अफगानिस्तान में हिंदुकुश कहा जाता है हिमालय को। ठीक है, पूर्वी छोर में यानी पूर्वोत्तर भारत में कौन सा है, मिजोरम में मिजो कहा जाता है, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियाँ कहा जाता है, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ कहा जाता है, फिर अरुणाचल प्रदेश में इसे पटगोई कहा जाता है। ठीक है, और म्यांमार में, क्योंकि ये यहाँ पे है, ये आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये क्या है, गारो खासी जयंती है, ये तीनों पहाड़ियाँ हैं, इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है ये जो है, ठीक है, ये तीनों क्या है, इसको क्या कहा जाता है, इसको मिजोरम में मिजो, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियाँ, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई, म्यांमार में इसे आराकान योमा पर्वत कहा जाता है। हिमालय का निर्माण सेनोजोनिक काल में हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा कि हिमालय का निर्माण सेनोजोनिक काल में हुआ है। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं ऊंचे शिखर की। हिमालय के ऊंचे शिखरों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा दूसरे नंबर पे वो है, मैं क्रम वाइज बता रही हूँ, आप लिखते जाइए। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सा है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, फिर उसके बाद आता है कंचनजंगा जो कि भारत में है, मकालू जो कि नेपाल में, फिर धौलागिरी जो कि नेपाल में है, फिर उसके बाद आता है नंगा पर्वत जो कि भारत में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी भारत में है, कामेट भारत में है, नमचा बरबा भारत में है, फिर गुरुला मंधाता ये नेपाल में है। इनके नाम आप नोट कर लीजिए, ये सबसे ऊंचे पर्वत है। ध्यान रखिएगा कि भारत में स्थित इस समय, जिस पे एलओसी को मैं ऐड नहीं कर रही हूं, उसके सिवा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। हिमालय की पूर्व से पश्चिम की ओर चोटियों की श्रेणी, सही क्रम में श्रेणी आपको मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहले आता है पूर्व में नमचा बरबा, उसके बाद आता है कंचनजंगा, फिर मकालू, एवरेस्ट, फिर मसाल, फिर धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर नंदा देवी, फिर बंदरपुच। एवरेस्ट को चोमोलुंगामा तिब्बती भाषा में कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। ठीक है, विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां वृहद हिमालय में पाई जाती हैं। 4 सबसे ऊंची चोटियों के नाम कौन कौन से, एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी। ठीक है, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच खाली स्थान को सचर जोन कहा जाता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो कामेट पर्वत चोटी है वो उत्तराखंड में है। इन सभी चीजों को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मेघालय पठारी क्षेत्र है। ठीक है, इसमें इसे मेघालय या शिलांग पठार कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, यह भारत के प्रायद्वीपीय चट्टानों से मेल खाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में सपाट और समतल घाटियां पाई जाती हैं। पीर पंजाल और वृहद हिमालय के बीच कश्मीर की घाटी है। वृहद हिमालय और धौलगिरी के बीच कुल्लू कांगड़ा है घाटी है। ठीक है, पूर्वी हिमालय में पर्वत श्रेणियों के संकरे होने के कारण घाटियों का निर्माण नहीं हो पाया है। ठीक है, और एक और चीज, शिवालिक हिमालय श्रेणियों में देखिए, यह ध्यान रखिएगा कि यह सबसे हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत चोटी है, जो श्रेणी है। ठीक है, यह ऊंचाई जो है ये कम है, इसकी पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई ये थोड़ी कम है। देखिए इसमें बाह्य हिमालय, इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसका स्वतंत्र अस्तित्व केवल कोशी नदी तक ही दिखाई देता है, क्योंकि पूर्वी जो हिमालय वो बहुत सकरा है, परंतु अरुणाचल प्रदेश में यह 4 अलग अलग श्रेणियों के रूप में दिखाई पड़ता है।
पूर्वी हिमालय में शिवालिक हिमालय लघु हिमालय के साथ संबद्ध हो गया है। ठीक है, लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य भी घाटियां पाई जाती हैं। इसे उत्तराखंड में दून और द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। इसके सिवा याद रखिएगा कि नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में है। ठीक है, इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है उसमें पार्ट 1 खत्म होता है। मैंने हिमालय को आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। आगे जो इसके और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि उत्तरी मैदान हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, है ना, फिर द्वीप समूह हो गया, इसके बारे में भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, इसके बारे में हम आपको इसी के नेक्स्ट पार्ट में जो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा उसमें बताएंगे। ठीक है, अच्छे से आप नोट्स बनाते रहिए, वीडियो देखते रहिए, नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखिएगा। कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ इसे जरूर बताइएगा क्यूरी को। और मैंने आपसे जो 3 पूछे हैं 3 पर्वतों के नाम, वो कहाँ पे स्थित है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।